मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने गद्य का पहला अध्याय पढ़ा था, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आज ये दूसरा पाठ है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आलोचनात्मक शैली का एक सुंदर उदाहरण है और इस निबंध में लेखक ने महाकवि जो माघ हैं उनसे प्रभावित होकर प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। संस्कृत साहित्य का जो प्रकृति चित्रण है वो पर्याप्त समृद्ध है और इसे समृद्ध बनाने का जो श्रेय है वो जाता है महाकवि माघ का। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन संबंधी हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक स्थलों की झांकी जो है वो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की है। उन्होंने कलात्मक ढंग से ये चित्रित किया है कि किस प्रकार सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्वध में अपनी अपनी क्रीड़ा में तल्लीन रहते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने उनकी क्रीड़ाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। सूर्य की सुनहरी रश्मियाँ अंधकार को नष्ट करके संपूर्ण संसार को किस प्रकार आलोक से युक्त कर देती हैं, कैसे चंद्रमा प्रवासी होकर दिग्वधुओं के साथ हास परिहास करता है, किस प्रकार वो सूर्य का कोप का भाजन भरता है। इस सभी का बड़ा ही मनोरम चित्रण जो है वो लेखक ने किया। तो इस निबंध के अंशों की व्याख्या को आप समझिए। पहला गद्यांश है, रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। उदय के चित्रण को प्रस्तुत करते हुए कवि ये कहते हैं कि रात जो है व्यतीत होने जा रही है, बहुत थोड़ी सी रात्रि शेष रह गई है, बस सुबह होना ही चाहती है। तो ऐसी स्थिति में लेखक प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जरा आकाश में स्थित जो सप्त ऋषि अर्थात उच्छल तारे हैं उनकी अवस्था को दें। वो आपको आसमान में लंबवत दिखाई देंगे। उनका पिछला भाग नीचे की ओर झुका हुआ तो अगला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। उन सप्तऋषि तारों के थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा तारा जो ध्रुव तारा है वो अपनी आभा के साथ जगमगा रहा। तो लेखक सप्तऋषि अर्थात उच्छल तारों की तुलना गाड़ी से करते हुए कहते हैं, बैलगाड़ी से करते हुए कहते हैं कि ये जो सप्तऋषि हैं ये एक ऐसी गाड़ी के सदृश हैं के समान है जिसका जुवा अर्थात जिसमें हल बैल जोते जाते हैं वो ऊपर की ओर उठ गया हो और सप्तऋषि तारों के नीचे जो ध्रुव तारा अपनी आभा के साथ प्रकाशित है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो ध्रुव तारा ना होकर वरन बालकृष्ण हो। तो कवि ध्रुव तारा को श्री कृष्ण की एक बाल घटना से जोड़कर चित्रित करते हुए एक लेखक बाल घटना से जोड़कर चित्रित करते हुए कहते हैं कि जब बालक कृष्ण को मारने के लिए शक्तासुर नाम का दैत्य उनके पास आया था तो कृष्ण ने अपने पालने में खेलते ही खेलते उनको एक लात जमा दी। उस लात के आघात से उसकी चोट से उस दैत्य का अगला भाग ऊपर की ओर उठ गया और पिछला भाग खड़ा रह गया अर्थात उसका ऊपर निकल आया और कृष्ण उसके नीचे आ गए। इस समय बिल्कुल वही दृश्य
सप्तऋषियों की स्थिति का है। वे कुछ लंबे उठे हुए से दिखाई दे रहे हैं और छोटा सा जो ध्रुव है वो बालकृष्ण की भांति उनके नीचे चमक रहा है। लेखक कहते हैं कि पूर्व दिशा रूपी जो इस मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया, पढ़ने में आपको, सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई गद्यांश नहीं बल्कि काव्य पढ़ाया जा रहा हो। तो ये काव्यात्मक शैली नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि पूर्व दिशा रूपनी जो स्त्री थी उसकी आभा इस समय बहुत ही अच्छी मालूम हो रही थी। वह हंस रही थी। कारण क्या है? लेखक कहना चाहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होना ही चाहता है और पूर्व दिशा के आकाश की जो अवस्था है वो मध्यम लालिमा के कारण बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रमणीक प्रतीत हो रही है। तो पूर्व दिशा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो भोर के बहाने पूर्व दिशा रूपनी जो सुंदरी है वो मुस्कुरा रही है। वो ये सोच रही है या सोच रही थी कि जब तक चंद्रमा मेरे सानिध्य में रहा तब तक वह अपनी उन्नति को प्राप्त होता रहा, उसकी चांदनी बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे ही वो पर स्त्री के अधीन हुआ, अर्थात पश्चिम दिशा रूपनी